सो ऑफ बीट टॉक्स का आज का ये पॉडकास्ट बहुत कमाल का होने वाला है। जिनको ये लगता है कि इंदौर सिर्फ खाने और सिर्फ अब स्वच्छता के लिए जाना जाता है, इंदौर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने अलग अलग राज्यों को और पूरे हिंदुस्तान को छुआ है। कैसे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों तक इंदौर और इंदौर की मिट्टी पहुंचती है, आज इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। मेरे साथ में है आशुतोष निवसरकर जी, हुज असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी, और साथ में हिस्ट्री का ऐसा ज्ञान कि मैं सुनकर दंग हूँ। अब आप जब इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ अलग लेवल की जर्नी हुई आज। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत दादा आपके यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू नवनीत, थैंक्स अ लॉट। मैं चाहता हूँ कि हम इंदौर को लेकर जब बात होती है ना, तो बहुत छोटे प्रोस्पेक्ट में बात होती है आज तक जी। इंदौर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बना इंदौर? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो धन्यवाद नवनीत। थैंक यू वेरी मच। और सभी लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मौका दिया नवनीत ने मुझे एंड माई एफएम को। बहुत बढ़िया बात करी आपने कि इंदौर की शुरुआत कैसे हुई। अब जब आप किताबें पढ़ेंगे या कभी गूगल सर्च करेंगे या विकिपीडिया देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये जिक्र मिलेगा कि 4000 साल पुराना इतिहास है इंदौर का। ये लेकिन ये सब लिखा जरूर है, लेकिन 4000 साल पुराना इतिहास इंदौर का कहीं लिखा नहीं है। इंदौर की शुरुआत, अगर हम वस्तुतः बोले कि इंदौर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंदौर जो आज का जो इंदौर है, जो आज जिस शेप में इंदौर है, वो कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये लगभग 1717 के बाद से इस शेप में इंदौर आया है। और इंदौर को इतनी ख्याति दिलाने के लिए सबसे बड़ा जो नाम है होलकर्स का है जी। और होलकर्स ने इंदौर को स्थापना भी की और उसके साथ इंदौर को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज, जैसा कि आपने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा, हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं बचा है जहां पर इंदौर की मिट्टी और खुशबू नहीं पहुंची। इसकी शुरुआत जो है, संस्थापक जो थे, आप इंदौर के एक तरह से कह सकते हैं कि सूबेदार मल्हारराव होलकर, जो होलकर घराने के भी संस्थापक हैं और साथ में इंदौर के भी संस्थापक हैं। इंदौर के पहले सूबेदार, और जहां से मराठा राज्य इंदौर में शुरू हुआ, तभी से इंदौर की पहचान है। जी। तो कैसे बनने की शुरुआत हुई? इंदौर मेरे ख्याल से पहले इंदौर नहीं था। पहले इंदौर का जो भी नाम रहा हो, ऐसा कहीं कोई जिक्र आता नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इंद्रेश्वर महादेव का एक मंदिर है जिसका उद्धार जो है 1741 में हुआ। पर वो तो बहुत बाद की बात हो गई कि इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर का जो उद्धार हुआ वो 1741 में हुआ, लेकिन उससे पहले ही इंदौर में बसाहट चालू हो गई थी। अब थोड़ा सा इतिहास में अगर हम जाएं, तो जब 1700 के शुरुआत में, यानी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, इंदौर एक छोटा सा गांव था, छोटी सी जगह थी, जो कि मुगल साम्राज्य की जो उज्जैन सरकार थी, यानी उज्जैन सूबा कह लें आप, तो उज्जैन सरकार के अंडर में जो रेवेन्यू के छोटे छोटे हिस्से थे, वो जो महल कहे जाते थे, परगना कहे जाते थे, तो उसमें एक परगना था कंपेल, जो आज भी इंदौर के पास ही है, नजदीक है। आप कंपेल देख सकते हैं, अब आज भी है, कहीं हमारे नक्शे में है और बातचीत में भी रोज आता है। बिल्कुल आता है। तो कंपेल परगना का एक हिस्सा था इंदौर, यानी इट वाज अ विलेज अंडर कंपेल परगना। अच्छा। आज कंपेल जो है, कंपेल गांव है और जो इंदौर के क्या तहसील के भी अंडर में आ गया हो तो। बट देन कंपेल परगना जो है उसका एक हिस्सा था ये, और कंपेल परगना में रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू का डिवीजन था ये। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कंपेल में मुगल साम्राज्य का एक आमिल रहता था, जिसे हम आज का, यानी आज की तारीख में जैसे हम पटवारी कहते हैं, ठीक है, वो पटवारी स्तर का एक अधिकारी, जो रेवेन्यू का अधिकारी था, जो वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करता था जी। तो ही वॉज पोस्टेड इन कंपेल, ठीक है। तो कंपेल में जमींदार लोग थे जिनकी जमीन थी, और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो करता था वो आमिल था, वो आमिल करता था। और कंपेल में जो भी जमींदार थे, उन सारे जमींदारों के मुखिया जो थे, वो राव राजा, जो उनको, जिनको बाद में राव राजा की उपाधि दी गई, राव राजा नंदलाल मंडलोई जी। मंडलोई नाम फिर मंडल से मंडलोई, जो मंडल का हेड करता है, हु हेड्स अ मंडल इज मंडलोई जी। तो उनका नाम नंदलाल चौधरी भी कहीं लिखा हम जाता है जी, हम जी। देखते हैं कहीं कहीं जिक्र आता है नंदलाल चौधरी नाम से, और कभी नंदलाल मंडलोई। कुल मिला के नंदलाल चौधरी थे, मंडल के हेड थे, वहां के जितने जमींदार थे उन जमींदारों के मुखिया थे। तो
इनफैक्ट ही वाज प्रैक्टिकली हेडिंग दैट कंपेल परगना। अच्छा। आमिल जो था मुगलों का वो केवल रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लेकिन जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट था वो नंदलाल मंडलोई का कंपेल के ऊपर सबसे ज्यादा था, और ऑब्वियसली इंदौर पे, इसीलिए इंदौर पे था। लेकिन हुआ क्या कि 17वीं शताब्दी के अंत में, मैं लगभग 1697 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1697 से पहले तक ये बड़ा शांत था एरिया, कोई हलचल नहीं थी। मुगलों का पूरा दबदबा था और राजपूतों का दबदबा था, क्योंकि राजपूत अगेन मुगलों के अंडर में थे। उज्जैन सरकार जो थी वो राजा जयसिंह के अंडर में आती थी जी। तो जयपुर राजघराने के अंडर में थी, और इसलिए बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत में पहले मराठाओं ने कुछ इनरोड्स जो है इस एरिया में करना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि ये जरा पोटेंशियल एरिया है, यहाँ पर फसल अच्छी होती है, रेवेन्यू अच्छा है। तो लेकिन वो जो है वो घुसपैठ जैसी रही शुरू में, कि वहां से आते थे एग्रेशन के लिए और करके भाग जाते थे। एक एग्रेशन के लिए एक सबसे बड़ा जो एक हिंड्रेंस था, इट वाज रिवर नर्मदा। अच्छा। नर्मदा नदी जो थी, प्रैक्टिकली अगर हम इतिहास की बात करें तो उस समय जो आज का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम पूरा देखते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, नर्मदा के उत्तर और नर्मदा का दक्षिण। नर्मदा के उत्तर का भाग जो है वो हिंदुस्तान कहा जाता था, और नर्मदा के दक्षिण का भाग दक्कन नाम से जाना जाता था। इसलिए आपको शायद मालूम हो कि बुरहानपुर को दक्कन का दरवाजा कहा जाता था। बुरहानपुर को वाज कॉल्ड एज दक्कन का दरवाजा, क्योंकि वहां से ही दक्षिण का रास्ता शुरू होता था। तो नर्मदा इतना बड़ा हिंड्रेंस था कि नर्मदा के कारण न तो हिंदुस्तान से मुगल बहुत ज्यादा अटैक कर पाए दक्षिण की तरफ, न ही दक्षिण से बहुत ज्यादा अटैक हुए उत्तर की तरफ जी। लेकिन क्योंकि क्या है, नदियां इतनी चौड़ी थी, बेसिन इतने बड़े रहते थे कि नदियां पार करना आसान नहीं रहता था। नदियां पार करने के लिए जरूरी था कि ऐसे स्थान ढूंढे जाएं जहां पर नदी में उतार हो, इसको इंग्लिश में फोर्ड कहते हैं, कि जहाँ नदी का पानी उथला हो वहीं से। क्योंकि बेसिकली उस समय जो आक्रमण होते थे वो घुड़सवारों से होते, घोड़ों के घुड़सवार सेनाएं होती थी, घुड़सवार सेनाएं होती थी। तो बहुत ही एक पॉपुलर फोर्ड जो है नदी का उतार नर्मदा में, वो आज की तारीख में जो हंडिया और नेमावर है, ये दो जगह थी। ये जगह है नदी के इस तरफ हंडिया है, इस तरफ नेमावर है। अच्छा, दो अलग अलग पार्ट। तो वो है हंडिया नेमावर ऐसा कंबाइंड है। हंडिया से आते हैं नदी पार करके नेमावर में आ जाते हैं। अगे नेमावर जो है, नेमावर नाम क्यों पड़ा इसका भी अब यहाँ जिक्र आया है। तो नेमाजी शिंदे जो है सबसे पहले थे महाराष्ट्र से जो मराठा सरदार थे, who used to come frequently from that side, हंडिया की तरफ से वो आके नेमावर में अपना पड़ाव डाल के, और वो कंपेल परगना में जनरली अपनी लूटपाट करते थे। इन लोगों को परेशान करते थे जी। तो तब जो धीरे धीरे इन लोगों की आमद बढ़ी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, तब कहीं ना कहीं जमींदार जो लोग थे उनको लगा कि अब ये जगह सेफ नहीं है, बिजनेस करने के लिए उतनी सेफ नहीं लगे। तो यहाँ से जरूरी ये भी था कि सारी सभ्यताएं जो हैं नदी के किनारे बसी हुई हैं, पानी का सोर्स चाहिए जीने के लिए जी। तो अब अगर वहां से उठाकर अपना हेडक्वार्टर ले जाना है तो कहाँ ले जाएंगे जी? कान नदी के पास। तो यहाँ भी कान नदी थी, तो कंपेल से कान के पास आकर नंदलाल मंडलोई ने 1717 के आसपास उन्होंने अपनी जो राजधानी कह लें या अपना बिजनेस जो है, बिजनेस हेड ऑफिस जो है कंपेल से उठा के यहाँ शिफ्ट किया, और जहाँ उन्होंने बसाया, जो आज यहाँ पे बड़ा रावला वगैरह जो उनका महल था मंडलोई जी का, राव राजा नंदलाल मंडलोई का, वहां बसाया। और उनके साथ के जो लोग आए वो जहाँ बसे कान नदी के किनारे, आज उस जगह को हम नंदलालपुरा नाम से जानते हैं, वो उनका नाम था। तो ये थी शुरुआत कंपेल से इंदौर आने की। हेडक्वार्टर जो शिफ्ट हुआ परगना का, वो कंपेल से इंदौर शिफ्ट हुआ। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मराठा एकदम से एम्पावर्ड हो गए। मराठाओं का मुगल साम्राज्य अपने आखिरी दौर में रहा, अस्ताचल में आ गया, उसका अस्त होना नजदीक आ गया। आज भी हम किसी को पूछते हैं कि भाई मुगल बादशाहों के नाम बताओ, तो मैं आपको नवनीत बहुत दावे से कहता हूँ कि कोई भी आपको औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाहों के नाम भी नहीं बता पाएगा। सच बात है, क्योंकि आखिरी मुगल बादशाह जो प्रोमिनेंस में था, ही वाज औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी जब इन्हें जो हमारा इतिहास हमें पढ़ाया गया या अभी भी हम पढ़ते हैं,
यानी औरंगजेब के बाद अगर हम बात करते हैं तो सीधे कहाँ आती है कि मुगलों ने सत्ता हस्तांतरित की किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को जी। लेकिन वो लगभग ये हुआ 1803 में। अब आप देखिए कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और 1803 में, दिस इज ऑलमोस्ट 100 ईयर गैप। एंड इस 100 ईयर में आप एक भी मुगल बादशाह का नाम नहीं बता पाएंगे। तो फिर हिंदुस्तान पे कौन राज कर रहा था इन 100 सालों में जी। तो ये जो 100 साल थे, दिस वाज एन एरा ऑफ मराठास। ये एरा था मराठा का, विच इज अ डार्क एरा, जिसके बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा ना लिखा गया है, ना बताया गया है। और लिखा भी जो गया है तो जनरली खतों किताबत के थ्रू वो इतिहास मालूम होता है। ऐसा पूरा एक जगह इतिहास लिखा हुआ मराठाओं का कहीं मिलता नहीं है। ये केवल जो उस समय जो खत चलते थे, चिट्ठियां चलती थी, हरकारे चलते थे, या जो रोजनामचे लिखे जाते थे, डायरीज लिखी जाती थी, उनके बेसिस पे जो अब पिछले लगभग 40 सालों में जो इतिहास को लोगों ने संशोधित किया है, रिसर्च करी है, तब वो इतिहास बना है। तो अब बात हम कर रहे थे कि मराठास की, तो 1707 के बाद मराठास प्रोमिनेंस में आए और 1720 में जो मराठाओं के सबसे बड़े सरदार और वॉरियर थे बाजीराव पेशवा जी, ही बिकेम द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू जी महाराज थे और उन्होंने पेशवा बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया। 1720 में 20 साल की उम्र में बाजीराव पेशवा पद पर आसीन हुए और 1740 तक लगातार वो लड़ाइयां लड़ते रहे और अपने साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का विस्तार करते रहे जी। केवल 20 साल की उनका एक पीरियड है, आप कह लें 20-22 साल का पीरियड में ही फॉट ऑलमोस्ट 41 बैटल्स। ही हिमसेल्फ अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स और सहयोगी जो थे, सरदार थे उनके साथ उन्होंने 41 लड़ाइयां लड़ी और 41 लड़ाइयों में वो कभी नहीं हारे। उन्हीं में उनके जो सबसे क्लोज लोग थे, 3-4 जो उनके खास सरदार थे, उनमें मल्हारराव होलकर प्रमुख थे, फिर राणोजी शिंदे, जो राणोजी सिंधिया जिन्हें आप कह सकते हैं, देन देयर वाज दामाजी गायकवाड़ और उदयजी पवार जी। इस तरह के 4-5 सरदार थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे, हमेशा उनके साथ लड़ाइयां लड़ी, उनके वॉर का हिस्सा रहते थे। मल्हारराव होलकर वाज वन ऑफ देम। यस मल्हारराव होलकर हु इज फाउंडर ऑफ द होलकर डायनेस्टी, he was very close friend and close ally and close क्या कहना चाहिए warrior who was associated with बाजीराव पेशवा। और बाजीराव पेशवा, मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे, ये सभी जो सेना थी उस समय मराठाओं की, it was essentially a cavalry, घुड़सवार सेना थी जी। स्पीड बहुत थी, तेजी से चलते थे, अपना काम करते थे, काम करके तेजी से वापस आते थे। ब्लिट्सक्रीग जिसको हम कहते हैं, जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्लिट्सक्रीग का एक बड़ा वो हुआ कि एकदम बिजली की गति से आना, छापा मार के तुरंत जो है और फिर गायब हो जाना, ये मराठाओं का एक गनिमी कावा युद्ध नीति थी जी। तो दिस वाज अ यूनिक थिंग। और उसके बेसिस पे तब मराठाओं ने नर्मदा को फ्रीक्वेंटली क्रॉस करना चालू किया एंड देयर वर फ्रीक्वेंट फोरेज इनटू मालवा रीजन। बार बार उनका आना हुआ। मालवा रीजन वाज डोमिनेटेड अगेन, मुगल्स थे ही, मुगलों के ही अंडर में था। लेकिन जब जैसा हम देख रहे हैं कि दिल्ली की भी जड़ें हिल चुकी थी मुगलों की जी, वहां भी सब कमजोर हो गया था, बड़ा डिसेंट्रलाइज हो गई थी चीजें। इसका पूरा फायदा उठाते हुए बाजीराव पेशवा और उनके साथियों ने भारत के इस हिस्से पर, जो नर्मदा से लगा हुआ हिस्सा था, निमाड़, मालवा, और ऐसे करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो हम ग्वालियर तक कह लें जी, वहां तक अपना हाथ पैर फैलाने चालू किए, साम्राज्य स्थापित किया। और गुजरात तक, इधर बाएं हाथ में हम बड़ौदा तक किया। और जब उन्हें लगा कि हाँ अब हम एस्टेब्लिश हो गए हैं, तब बाजीराव ने अपने सभी साथियों को एक एक हिस्से का इंचार्ज बना दिया, सूबेदार बना दिया, या एक रूलर बना दिया एक तरह से जी। तो मालवा जो रीजन था, जो मालवा और निमाड़ का जो रीजन था, वो हिस्सा उस बंटवारे में मल्हारराव होलकर के पास आया। उस समय टोटल जो मुगलों के परगने थे रेवेन्यू के, 28.5 परगने मिलाकर वो एक यानी होलकर्स का साम्राज्य बना। और उसके सूबेदार जो है वो मल्हारराव होलकर बने। मल्हारराव होलकर इंदौर आए और उन्होंने अपनी छावनी सबसे पहले डाली उस जगह को आज हम मल्हारगंज के नाम से जानते हैं। दिस इज व्हाट
how this new Indore came into existence. सुपर. अच्छा, अगर हम बात करें जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल पोजीशंस की मल्हारा होलकर के टाइम की, उस बारे में कुछ बताइए. मैं जैसा कि आपको बताया, जियोग्राफिकल पोजीशन तो ऐसी थी कि नर्मदा के कारण दक्षिण से इधर आना बड़ा मुश्किल था. केवल 2 ही फोर्ड थे, उतार थे नर्मदा में, इस पूरे एरिया में. जो मध्य प्रदेश में जितनी नर्मदा बहती है उसमें हम देखें तो केवल 2 ही जगह ऐसी थी कि जहां से आसानी से मूव कर सकते, इधर से उधर जा सकते. तो एक तो जो है परमानेंट ट्रेड रूट था, जो मैं हंडिया नेमावर वाला आपको बताया. इट वाज अ परमानेंट ट्रेड रूट, क्योंकि ठीक है अग्रेशन हो ना हो व्यापार तो होता ही था. तो व्यापार होने का रास्ता था हंडिया नेमावर होते हुए वहां से नर्मदा. दूसरा जो फोर्ड था, इट वाज नियर बड़वानी. बड़वानी के पास में एक उतार था जहां से सेनाएं आ सकती थी. लेकिन वहां से कोई सेनाएं ज्यादा आने में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि वहां से अगर इधर आते थे दक्षिण से क्रॉस करके, अगर मध्य प्रदेश में अगर एंट्री लेंगे वो बड़वानी से, तो इधर तो पूरे जंगल में आते थे, क्योंकि वहां पे मांडू की फुटहिल्स है, वो वहां से मांडू का चढ़ाव चालू हो जाता है. और मांडू में उस समय फिर मुगलों के सरदार थे, मुगलों के अंडर में था. लेकिन इंटरेस्टिंगली मांडू वाज हेडेड बाय दया बहादुर, हु वाज अ नागर ब्राह्मण. वो नागर ब्राह्मण थे, दया बहादुर और गिरधर बहादुर, वो चचेरे भाई थे गिरधर बहादुर उनके. तो दोनों ब्रदर्स मिलकर मांडू के ऊपर रूल करते थे. और मांडू के कारण नीचे का सारा एरिया जो थे वो उनके ही अंडर में था, दैट इंक्लूडिंग धार एंड इंदौर एंड एवरीथिंग. यानी ये सब एरिया वही देखा करते थे. सबसे जरूरी था कि किसी तरह से इनको कंट्रोल में किया जाए, इनको काबू में लाया जाए. तो फोरेज तो होते रहे मराठों के, लेकिन जो सबसे बड़ा अटैक जो हुआ वो 1724 के बाद बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा, वो मल्हारराव होलकर, दामाजी गायकवाड़, उदाजी पवार, राणोजी शिंदे, इन सब के साथ वो सेनाएं आई और बड़े यानी ब्लिट्जक्रीग के तरीके से अचंभित करते हुए दुश्मन को, क्योंकि उन्हें भी मालूम था, दया बहादुर को मालूम था कि ये लोग आ रहे हैं. लेकिन दे ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि ये लोग, वो क्योंकि ऑल वेदर रूट नहीं था बड़वानी से सीधा होके आना, दे ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि ये घूम के तिरला के पास से होकर ऐसे आएंगे घूम के. तो दे नेवर एक्सपेक्टेड कि वो बड़वानी से सीधा वो फुटहिल्स चढ़ के ऊपर आ जाएंगे. तो अमझेरा में दया बहादुर का डेरा था और बड़े गाफिल थे वो लोग. तो ऐसा कहते हैं कि दोपहरी में बड़े सोए हुए थे सारे सैनिक. उस समय जो है मराठाओं ने, हो सकता है दाल बाफले खा के सो रहे हो, तो क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से कोई आएगा. देन द मराठा आर्मीज केम फ्रॉम बड़वानी, उन्होंने फुटहिल्स चढ़ के जो है वहां आए. और बैटल ऑफ अमझेरा, जो आप कभी आप विकिपीडिया पे भी देखेंगे तो यू विल गेट द डिटेल्स. तो बैटल ऑफ अमझेरा हुआ जहां पर दया बहादुर और गिरधर बहादुर दोनों को मार दिया गया मराठा सेनाओं ने. और उनको मारने के बाद यहाँ से मुगलों का पूरी तरह से सफाया हो गया. यानी इंदौर, मालवा, उज्जैन, निमाड़, इस पूरे एरिया से, ये इस पूरे इलाके से मुगलों का एक तरफ से सफाया हो गया और ये पूरा इलाका मराठाओं के कब्जे में आ गया. तब से यहाँ पे होलकर्स का एक छत्र राज्य रहा, मराठास का. क्योंकि उज्जैन जो है वो जब बंटवारे में वो सिंधियास के पास आया, शिंदे को, राणोजी शिंदे के पास आया. और धार जो है उदाजी पवार के पास आया, बड़ौदा जो है गायकवाड़ के पास आया. इस तरह से मराठा सरदार जो केवल महाराष्ट्र तक सीमित थे, अब धीरे धीरे पूरे भारत में धीरे धीरे पैर पसारने लगे. क्या बात है. अच्छा, ये बाजीराव ने इसकी शुरुआत करी. ऐसे अगर हम पूछें कि बाजीराव से सीखने वाली कौन सी चीजें हैं जिससे मेरे ख्याल से आज का युग भी बहुत कुछ सीख सकता है. बिल्कुल, बाजीराव पेशवा अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व है. बड़े दुखद ये है कि बाजीराव को जो आज की जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उन्होंने जाना लवर बॉय की तरह. संजय लीला बंसाली ने उनको इंट्रोड्यूस कराया इन बाजीराव मस्तानी. इट वाज एसेंशियली अ लव स्टोरी, जो एक यानी उसके बारे में भी तमाम कंट्रोवर्सीज हैं. हिस्टोरियंस आर नॉट अग्री विद इट. ऐसा कोई कैरेक्टर था, उस पे कंसेंसस नहीं है. कैरेक्टर था भी, लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है शायद उस तरह से न हो. लेकिन दैट वाज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ बाजीराव लाइफ. क्योंकि जो बुंदेलखंड की जो लड़ाई की बात करते हैं छत्रसाल की, तो वो छत्रसाल बुंदेला वाली जब जैतपुर का घेरा जब हुआ मोहम्मद शाह बंगश के खिलाफ बाजीराव पेशवा ने जो किया, इट हैपेंड समवेयर इन 1729. 1729-30 के आसपास वो हुआ था. और 1740 में तो बाजीराव की डेथ हो गई. तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल पीरियड. और उसके अलावा बाजीराव तो हमेशा कैंपेन पे ही रहे. वो
कभी भी केवल 4 महीनों के लिए कैंपेन बंद रहता था बारिश के दिनों। जैसे ही बारिश चालू होती थी ये लोग जहां रहते थे वहीं रुक जाते थे। 4 महीने जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक कैंपेन नहीं रहता था। दशहरे पे आज भी जो है सीमोल्लंघन का एक वो होता है, शमी पूजन होता है, और उसके बाद सीमोल्लंघन का एक राजपूतों में एक कार्यक्रम है, सभी जो वॉरियर्स हैं कि उस दिन वो अपनी सीमा का उल्लंघन करके बाहर निकलते हैं। तो हर बार दशहरे को शमी पूजन करके बाजीराव जो बाहर निकलते थे वो जब बारिश शुरू होने वाली होती थी उसी समय पुणे वापस आते थे। अच्छा। तो ही वॉज ऑलवेज ऑन द मूव। और उनकी सबसे बड़ी जो फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी, ब्रिटिश फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने उनकी एक किताब है द कंसाइज हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। ही हैज रिटन दिस बुक लॉन्ग बैक। तो बड़े फेमस रहे वर्ल्ड वॉर 2 में। फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ब्रिटिश आर्मी के फील्ड मार्शल थे। उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जो वॉरफेयर्स थे जो उसको एक उन्होंने कंपाइल किया हुआ है। एंड देन ही हैज रिटन अ बुक कंसाइज हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। उसमें उन्होंने बाजीराव पेशवा का जिक्र किया है, मैं खासतौर से इसलिए आपको बता रहा हूँ। और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है कि बाजीराव पेशवा की एक लड़ाई हुई पालखेड़ में। पालखेड़ जो है अगेन जलगांव के पास स्थित है एक जगह। तो पालखेड़ में हैदराबाद के जो निज़ाम थे, निज़ाम के साथ, निज़ाम की फौज के साथ इनकी लड़ाई हुई, वर्चस्व की लड़ाई थी। और जिस तरीके से बाजीराव ने उस लड़ाई में बिना लड़ाई के निज़ाम को डिफीट दी, बिना एक खून की बूंद बहाए निज़ाम जो है घुटनों पे आए, निज़ाम ने सरेंडर किया बाजीराव के सामने और एक ट्रीटी साइन हुई, मुंगी शेवगांव की संधि थी, वो संधि साइन हुई। उस लड़ाई का जिक्र जो है मॉन्टगोमरी ने अपनी किताब में किया है। एंड ही हैज रिटन कि द वे बाजीराव आउट जनरल्ड, आई जस्ट नीड योर इंडल्जेंस कि आप शब्द देखिए उनके कि द वे बाजीराव वन आउट जनरल्ड द फोर्सेस ऑफ निज़ाम in the Battle of Palkhed is a masterpiece of strategic mobility. Yes. This speaks it all. Strategic mobility. Yes. He was so mobile. इतने फास्ट आते थे, यानी बिजली की रफ्तार से आते थे, बिजली की रफ्तार से चले जाते थे। दुश्मन को समझने का मौका मिले इसके पहले वो तहस नहस करके, नुकसान करके और गायब निकल जाते थे। और ये उनकी मोबिलिटी थी। ऐसा कहा जाता है, किसी हिस्टोरियन ने उनके जो 20-22 साल के जो वॉरियर का पीरियड रहा उनका, वॉर्स का, उसके उन्होंने जितने कैंपेन्स थे उस सब कैंपेन्स को एक एक्सेल शीट में कंपाइल किया एंड एक एस्टिमेट लगाया। तो इट इज सेड कि इन हिज दिस 21 ईयर पीरियड ही ट्रेवल्ड 2.25 लाख किलोमीटर टोटल घोड़े के ऊपर। 2.25 लाख किलोमीटर अपने 20 साल में आदमी ने ट्रेवल किया घोड़ों के ऊपर बैठ के। ये उनकी ब्यूटी थी। He never lost a battle, as I told you. बिल्कुल 41 में से 41 जीते। 41 में से 41 जीते। तो क्यों जीते? Because he was a warrior. Again, Montgomery has written कि he was a warrior who knew how to fight, when to fight, and where to fight. But more than that, he knew when not to fight. He never, वो कभी भी ऐसी लड़ाई में उतरे ही नहीं जहां पर उनको जीत की जरा भी शंका हो। ही ऑलवेज जब अपनी पसंद का मैदान और अपनी पसंद का समय वो आप खुद चूज करते थे और उसके साथ ही वो अटैक करते थे। देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए जो सम्मान इंदौर में है, मेरे ख्याल से वो इंदौर से बाहर भी है और हिंदुस्तान के बाहर तक पहुंचती है उनकी ख्याति, उनके किए परोपकार। जब इंदौर एक छोटी सी बच्ची 8 साल की एज में आती है, मल्हार राव होलकर उन्हें लेकर आते हैं, क्या सोच होती है? बहुत बढ़िया बात है और वो बड़ा अनुकरणीय है, न केवल अहिल्याबाई की जीवन से बल्कि मल्हार राव ने जो जितने प्रोग्रेसिव थे वो लोग, उनका एक 2-3 मैं आपको एग्जांपल दूंगा जी। 8 साल की बच्ची शादी होकर इंदौर आती है जी। अब 8 साल की बच्ची को से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो क्या सीखी होगी अपने माँ बाप के घर में भी जी। यहाँ आने के बाद मल्हार राव और उनकी पत्नी गौतमाबाई, इन दोनों ने उनका पालन पोषण किया जी। और उनको हर तरह की विद्या दी, शास्त्रों में पारंगत किया, घुड़सवारी सिखाई, अस्त्र चलाना सिखाया और उनको एक वॉरियर क्वीन की तरह उन्होंने उनका पालन पोषण किया। उसके बाद मल्हार राव को बड़ा लगाव था अहिल्याबाई से, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र था खंडेराव होलकर जिनकी पत्नी थी अहिल्याबाई। तो उनको अपने पुत्र से और अपनी बहू से नेचुरल है बहुत ज्यादा लगाव था।
खंडेराव होलकर उनके साथ कैंपेन पे जाते थे। अहिल्याबाई 29 साल की थी उस समय। होलकर्स ने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल के गढ़ को घेरा डाला जी। अगेन वही अग्रेशन था, अपने कब्जा पूरा करने की तैयारियां थी जी। तो वहां पर भरतपुर की जो लड़ाई में एक दिन शाम को खुद खंडेराव होलकर खुली पालकी में बैठकर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करने किले की तरफ पहुंचे और उसी दौरान किले से एक गोला आया और उनको लगा, उनकी मृत्यु हो गई जी। शोक हो गया। उस समय जैसे प्रथा थी कि पति के साथ पत्नियां सती होती थी। और यू हैव अ क्वेश्चन। तो सती प्रथा को लेकर भी कुछ चीजें थी, उसके बाद फिर कैसे डिसाइड हुआ कि देवी अहिल्याबाई सती ना हो? बिल्कुल देवी अहिल्याबाई जो है वो तत्पर हुई सती होने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं सती होंगी अपने पति के साथ। मल्हारराव होलकर बहुत दुखी हो गए। एक तो छोटी सी उम्र में उनका बेटा चला गया, उनकी इच्छा नहीं थी कि अहिल्याबाई सती होना चाहिए। समाज का लेकिन बड़ा दबाव था क्योंकि समाज में सती प्रथा प्रिवेलेंट थी। सभी लोगों का दबाव था, घर के लोगों का, बुजुर्गों का, भाई सती तो होना चाहिए। लेकिन मल्हारराव ने सबका विरोध करते हुए अहिल्याबाई से रिक्वेस्ट करी। टिपिकली उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा बेटा तो चला गया है, मेरे बेटे की जगह तुम ही हो, तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम सती मत हो, मुझे कौन देखेगा। उनकी ये बात मानकर अहिल्याबाई ने अपने कदम पीछे लिए और वो सती नहीं हुई। ये इतना बड़ा एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। यानी आप 1754 की 1750 के दौर की आप बात देखें जी। स्त्रियों की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। उसके बाद भी मल्हारराव होलकर कितने प्रोग्रेसिव थे और उनके लिए अहिल्याबाई का कितना रिस्पेक्ट था कि उन्होंने उनको सती जाने से रोका और वो खुद भी रुकी और अपने ससुर के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर मिलाकर और होलकर साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अच्छा, सती नहीं बनी और ससुर जी के बोलने पर रुकी, उसके बाद जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे हिंदुस्तान के लिए किया, आज तक उसके लिए वो जानी जाती हैं। वो क्या कुछ था जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश के लिए किया? प्लीज उस बारे में कुछ बताएं। जरूर जरूर। खंडेराव की मृत्यु हुई, उसके बाद खंडेराव का जो पुत्र था, एकमात्र पुत्र अहिल्याबाई और खंडेराव का, मालेराव होलकर, नाबालिग था, छोटा था, लेकिन उसको रूलर बनना था। लेकिन मल्हारराव चूंकि जिंदा थे तो अभी तो मल्हारराव थे जी। 1766 में मल्हारराव की मृत्यु हुई। उसके बाद मालेराव होलकर रूलर बने। बीमारी के चलते 1 साल के अंदर अहिल्याबाई के एकमात्र पुत्र मालेराव की भी मृत्यु हुई। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इंदौर का रूलर कौन होगा, क्योंकि फिर वही बात, महिलाओं के लिए बड़ा फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। तो अहिल्याबाई कैसे बनेंगी? यहाँ से प्रपोज किया गया कि अहिल्याबाई होलकर रूलर होंगी, लेकिन समाज में बड़ा विरोध, कह रहे महिला कैसे रूलर हो सकती। लेकिन उस समय पेशवा माधवराव पेशवा थे जी। तो माधवराव पेशवा ने अहिल्याबाई को सपोर्ट किया और उनको अनॉइंट किया एज रूलर ऑफ मालवा जी। और उसके साथ उन्होंने रीजेंट एक अलग बनाया, जो सेनापति जो है वो तुकोजीराव होलकर जो है उनको सेनापति बनाया। okay. तो वो ये रूलर थी, ये रानी थी, ये सब काम ये देखती थी। और अगर कहीं कैंपेन्स होते थे, लड़ाई होती थी, तो तुकोजीराव होलकर वहां रहते थे। राइट। अब जो आपने जब सबसे इंपॉर्टेंट बात की अहिल्याबाई के कार्य, अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में लोक कल्याणकारी जितने भी कार्य किए, न केवल इंदौर में या मालवा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, उस समय कंटेम्पररी रूलर्स में, हिंदू रूलर्स में एक भी राजा ऐसा नहीं होगा जिसने अपने एरिया में भी इतने काम किए होंगे जितने अहिल्याबाई ने, सारे रूलर्स ने मिला के जितने नहीं किए होंगे उससे ज्यादा अकेले अहिल्याबाई ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में किए जी। हिंदुओं का कोई भी तीर्थ स्थान आप उठा के देख लीजिए, जो आपको याद आए जी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ, वाराणसी के घाट, गंगा नदी, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वरम, एक जगह का नाम तो लीजिए आप, कोई जगह अछूती नहीं है अहिल्याबाई के कामों से। यहां तक सबसे सुदूर जाकर पेशावर के पास पंजतीर्थ करके एक हिंदुओं का तीर्थ स्थान था, पंजतीर्थ में भी अहिल्याबाई ने अपने अनुकरणीय काम किए, वहां पे उद्धार किया जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे मंदिर।
और वाराणसी में तो इतने घाट बनाए, हर नदी पे। आप महेश्वर में देखिए कितना सुंदर घाट है नर्मदा का जी। हर जगह उन्होंने घाट बनाए, धर्मशालाएं बनवाई यात्रियों के लिए, जो भी आते जाते थे उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके लिए जगह जगह बावड़ियाँ, कुएं, लोक कल्याणकारी कार्य। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में कोई भी एक राजा होगा जो उसको सरपास कर सके। लेकिन जब बात आती है मॉडर्न इंदौर की, उसकी सोच को लेकर, उसके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, तो सेठ हुकुमचंद का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल। तो सेठ हुकुमचंद ने क्या कंट्रीब्यूट किया हमारे इंदौर के लिए, मालवा के लिए, प्लीज बारे में कुछ बताएं। वैसे कहा जाए कि आज की तारीख में जो आप इंदौर देखते हैं, जो इंदौर का मॉडर्न स्वरूप आप देखते हैं, इसकी नींव तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि सेठ हुकुमचंद ने रखी है जी। मुगलों के कारण जो है राजस्थान में मुगलों का ही शासन रहा जी। क्योंकि जनरली एक मेवाड़ एक राजघराना छोड़ दें आप, जी जी, तो राजस्थान के जितने भी राजघराने रहे वो सब मुगलों का मुगल के अधीन रहे। उन्होंने मुगलों का स्वामित्व स्वीकार किया। केवल मेवाड़ एक राजघराना ऐसा था जो अंत तक कभी मुगलों कभी उनके अंतर्गत नहीं आया। तो मारवाड़ में हुआ क्या कि जो जितने भी व्यापारी वर्ग था वो परेशान हो गया था। जब उन्होंने देखा कि इंदौर में बड़ा सूटेबल माहौल है, यहाँ पर मालवा में शांति है जी, तो बहुत सारे मारवाड़ीज जो है दे माइग्रेटेड टू इंदौर एरिया। दिस इज इन 18th सेंचुरी के लास्ट में 1787 के आसपास ही वहां से मारवाड़ी आना चालू गए। तो हुकुमचंद जो थे, सेठ हुकुमचंद, वो उनके दादा के दादा यानी खुद हुकुमचंद जो है वो 5वीं पीढ़ी थी। अच्छा। उनके 5 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज इंदौर आ चुके थे और यहाँ पर उन्होंने अपना व्यवसाय चालू किया। व्यवसाय बेसिकली किस चीज का था? इंदौर यानी मालवा रीजन वाज नोन फॉर अफीम। जी। अफीम और कॉटन। तो अफीम और कॉटन का ट्रेडिंग चालू हुआ, बहुत अच्छा चला। और हुकुमचंद ने जब से काम संभाला, ट्रेडिंग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। तब धीरे धीरे उन्हें लगा कि इतना कॉटन यहाँ पर होता है और उस कॉटन को हम पूरा बाहर बेचते हैं, तो क्यों ना इस कॉटन से यहीं हम प्रोड्यूस करें, कपड़ा बनाएं, मिल बनाएं। जी। उस आइडिया को लेके लगभग 1809 के आसपास मिलें, पहली मिल बनाई गई। दैट वाज मालवा मिल। ओके। और उसके 4 साल बाद देन राजकुमार मिल, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर मिलें एक के बाद एक बनाई और यहाँ पर मिलों का साम्राज्य खड़ा हो गया और इंदौर की पहचान हो गई कॉटन के रूप में। ही वाज वंस अपॉन अ टाइम ही वाज नोन एज कॉटन किंग, कॉटन प्रिंस। कुछ जगह कॉटन प्रिंस कहा है, कॉटन किंग कहा है। यानी उस समय एक कहावत चलती थी नवनीत के, लोग ये कहते थे कॉटन के भाव जो हैं वो सेठ हुकुमचंद खोलते थे रोज। अच्छा। हिंदुस्तान में कॉटन किस भाव में आज बिकेगा, ये कहा जाता था कि आज का भाव ये है, कल का भाव सेठ हुकुमचंद जाने। तो रोज जो भाव जो है सेठ हुकुमचंद खोलते थे। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ मिल लगाई। फिर सिंधियाज ने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो सिंधियाज की रिक्वेस्ट पे उन्होंने उज्जैन में हीरा मिल चालू करी। उसके बाद वहाँ भी और विनोद मिल्स वगैरह तमाम मिल्स चालू हुई और इस तरह से साम्राज्य खूब बढ़ा, फला फूला। और इनके डिसेंडेंट्स जो थे बाद में एस्कुमार्स जो है, ये सब हुकुमचंद के डिसेंडेंट्स थे। कासलीवाल्स जो हैं जी, तो उन लोगों के एस्कुमार्स जो है अभी तक हमने देखा, एस्कुमार्स तो अभी तक थी जी। लेकिन इंदौर की मिलें पता नहीं, शायद नहीं चलती जी। जो होलकर्स का लोगो है वो भी इस चीज को बयां करता है, फीम, गेहूं, क्या है एग्जैक्टली? बिल्कुल होलकर्स का एक लोगो है जो उनका राज चिन्ह है, राज चिन्ह। जी हाँ, है ना। वो राज चिन्ह आप देखेंगे तो उसमें जो तमाम चीजें हैं उसमें ऐसा एक भाला और एक खांडा जी। खांडा मीन्स 2धारी तलवार होती है जी, जिसके दोनों तरफ धार रहती है, दैट इज कॉल्ड खांडा जी। भाला जो है वो मल्हारराव होलकर का सबसे प्रिय अस्त्र था। अच्छा। इसलिए भाला। फिर एक खांडा जी, जो खंडोबा जो है यानी इनके कुलदेवता जो है, तो उनका अस्त्र है खांडा जी। तो वो खांडा, वो भाला। फिर नीचे एक घोड़ा, क्योंकि घोड़ा जो है मल्हारराव की सवारी था जी। तो घोड़ा और साथ में बैठा हुआ एक नंदी अगेन शिव का। और नीचे आप देखेंगे कि 2 पौधे हैं, एक गेहूं का और एक अफीम का। यानी इवन होलकर के राज चिन्ह में भी आपको अफीम और गेहूं दोनों मिलेंगे, क्योंकि वो दोज वेर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन, यही मुख्य फसलें थी। तो अफीम और इंदौर का बड़ा पुराना साथ है जी।
इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के नाम को लेकर भी बहुत सारी कहानियां बनती है। एक महू को लेकर ये चलता है कि MHOW यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, कितना सही है? सच में भी ऐसा है? कहा जाता है, बहुत कहा जाता है, बहुत जगह लिखा जाता है, और बल्कि लोग इंदौर के ही लोग बताते हैं कि साहब इट इज़ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर जी, इसलिए इसको जाना जाता है। लेकिन अगर आप इतिहास की बात करें, इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता ना, मुझे तो नहीं मिला। मैंने जहाँ भी पढ़ा, ढूंढने की भी कोशिश करी, स्पेसिफिकली ढूंढने की कोशिश करी कि महू के बारे में मुझे ये इस नाम का इतिहास मिले, तो मुझे तो नहीं मिला। अगर कोई बता सके तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन ऐसा इतिहास में नहीं है। ठीक है, ये एक चलन में आ गई चीज, क्योंकि बल्कि इतिहासकारों ने तो ये लिखा है कि महू का नाम जो है, महू के आज भी महू के पास एक महू गांव करके एक जगह है, एक विलेज है छोटा, वो महू गांव के कारण इसका नाम महू है। तो उसको बाद में हमने उसको एक्रोनिम बना दिया उसको कि MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। अब महू कब बना? 1818 में, जब थर्ड एंग्लो मराठा बैटल में, बैटल ऑफ महिदपुर में मराठों की हार हुई, उसके बाद ये आई, इनकी छावनियां यहाँ आई, ब्रिटिशर्स की छावनी, वो महू में आई, और उसी समय रेजिडेंसी यहाँ पे आई, क्योंकि उन्होंने अपना परमानेंट रेजिडेंट बिठा दिया इंदौर में। तो इसलिए रेसिडेंसी कोठी है, इसलिए रेसिडेंसी कोठी है, वहाँ रेजिडेंट था, अंग्रेज रेजिडेंट जो है वो वहाँ रहता था, और महू में उनकी छावनी थी। जो अंग्रेजों की जो छावनी थी उसके खिलाफ भी विरोध तो चालू था ही। फिर यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ, उसमें तमाम लोग रहे, लेकिन दैट इज अनदर हिस्ट्री, जब जिसमें सादत खां और राजा बख्तावर राव उनकी लड़ाइयाँ हैं, वो रही। तो लेकिन महू का मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर कहीं लिखा हो। बेसिकली महू गांव से महू आया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर उनकी छावनी थी ब्रिटिशर्स की, ऐसा सुनने में आया है कि इंदौर का जो फूटी कोठी है वहाँ से कुछ डायरेक्ट निशाना बनता था, इसी के चलते वो बन नहीं पाया। लेकिन लोग कहते हैं कि फूटी कोठी भूतिया जगह है, इसीलिए हाँ, क्या एग्जैक्टली किस्सा? फूटी कोठी इनफैक्ट क्या है, शिवाजीराव होलकर ने उस समय बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए, उसी में एक फूटी कोठी था। फूटी कोठी बनाने के पीछे ऐसा कहा जाता है, nobody knows what was the exact thing, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फूटी कोठी का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी कि वहां से तोप अगर चलाई जाए तो उसकी सीधी मार जो है महू छावनी तक होती थी, यानी वहां तक उसकी पहुंच थी, रीच थी। तो कुछ का कहना है कि होलकर्स ने, शिवाजीराव होलकर ने जानबूझ के इस तरह से स्ट्रेटेजिकली उसको बनाया था कि वो वहां से अगर तोप चलाया जाए तो महू छावनी के ऊपर सीधा अटैक किया जा सके। और शायद इसी के चलते अंग्रेजों ने उस कोठी को कभी पूरा होने नहीं दिया, वो तब भी फूटी थी, आज भी फूटी है। ग्रेट, ये कॉन्वर्सेशन बहुत कमाल का है। मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन को हम अगर चलाते जाएं तो शायद दूसरा दिन लोग यहाँ पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जहन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंदौर को लेकर, मराठा साम्राज्य को लेकर, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।